यस फ्रेंड्स, कैन वी स्टार्ट? चलो, तो कल हमने जस्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? काय करोगे? काय सांगणार आहे काय? काय देणार आहे काय? चलो, तो कल हमने इकोनॉमिक्स जस्ट इंट्रोडक्शन देखा था. टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर, राइट? तो फर्स्ट we will discuss what economics is about. What do you mean by economics? अब ये कंसेप्ट रीड करने से पहले, इकोनॉमिक्स क्या है समझने से पहले, एक सिंपल सा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. ओके, से आपने अभी 12th एग्जाम पास किए, राइट? ऑलरेडी 12th एग्जाम पास किया, और मान के चलते हैं सपोज आपने सीए फाउंडेशन की एग्जाम दी थी. ऑलमोस्ट लास्ट 6-7 मंथ्स आपने रिगरस स्टडी किया हुआ था, एग्जाम दी थी, आज आपका रिजल्ट आया. ओके, एंड आपने सीए फाउंडेशन एग्जाम पास भी किया हो. ओके, एंड दैट टू हर सब्जेक्ट में आपने 75 मार्क्स स्कोर किया हुआ. ओके, अगर तो देखिए, जब आपने कोई एक अचीवमेंट किया रहेगा, तो कुछ ना कुछ तो आपने सोचा रहेगा ना कि पास होने के बाद इतना लास्ट 6 मंथ से आपने स्टडी किया है, एक बार मैं एग्जाम पास हूं तो मैं ये एक्टिविटीज ये करने वाला हूँ, राइट? एंड आपके पापा ने भी कहा है कि जो भी इच्छा है एक लिस्ट बना. ठीक है, अगर सीए फाउंडेशन एग्जाम पास होते हो तो ये सारे इच्छा आपकी पूरी की जाएगी. ओके, चलिए लिस्ट बनाते हैं. क्या क्या आपकी इच्छा है? सपोज अभी आपने एकदम रिगरस स्टडी स्टार्ट किया है अभी से, तो आपने सुबह 9 से लेकर क्या 4 बजे तक तो आप स्टडी कर रहे हो, घर जाके भी अज्यूम्स हो कि स्टडी कर रहे होंगे, ये कंसिस्टेंटली आप मई तक करोगे, राइट? तो इतना स्टडी करने के बाद कुछ तो मन में होगा कि हाँ, ये एक बार एग्जाम कंप्लीट हो तो ये जो आपकी मन में जो छुपी हुई इच्छा है, दबी हुई जो इच्छा है, वो कंप्लीट कर लेंगे. तो क्या क्या है? व्हाट आर योर वांट्स? क्या चाहिए? बाइक परचेस करना है, ठीक है. कितने की आती है बाइक? 2 लाख? वो कौन सी बाइक ले रहे हो भाई? बुलेट? अच्छा. अच्छा, बुलेट का एक बताऊं मैं आपको. बुलेट जो है, बुलेट ही कहा ना आपने? बुलेट कौन सी कंपनी बुलेट मैन्युफैक्चर करती है? रॉयल एनफील्ड ब्रांड नेम है, कंपनी का नाम नहीं है. कंपनी का नाम है आइचर मोटर्स. आइचर मोटर्स एक कंपनी है, उनका एक ब्रांड है रॉयल एनफील्ड, एंड रॉयल एनफील्ड में ये सब सब ब्रांड है, बुलेट, देन थंडरबर्ड वगैरह वगैरह. ओके, रॉयल एनफील्ड एक जस्ट ब्रांड है उनका, तो आइचर मोटर्स कंपनी का नाम है. 2 लाख रुपए का जो बुलेट आता है, वो सपोज 5 साल पहले जिन लोगों ने बुलेट परचेज किया था, 5 या 6 साल पहले, इंस्टेड ऑफ परचेसिंग बुलेट, अगर आपने जो बुलेट की जो प्राइस है 2 लाख, उसके बाइक की जगह आपने आइचर मोटर्स के शेयर्स खरीदे होते, ठीक है, तो ये 2 लाख रुपए 5 साल में वैल्यू कितना हुआ है पता है? ये 2 लाख रुपए ओवर पीरियड ऑफ 5 years, द अमाउंट हैज इंक्रीज अप टू 1.34 crores. इतना एप्रिसिएशन हुआ है. इनफैक्ट ये बुलेट का जो शेयर प्राइस हुआ था 100 रुपए का, पहले जब ये आईपीओ हुआ था 100 रुपए का था, शेयर प्राइस इंक्रीज होकर के 22,000 रुपए तक गई थी. एक शेयर 100 रुपए का 22,000 तक गई थी. एंड देन इतना क्वांटम, इतना एक शेयर होने की वजह से शेयर ट्रेडिंग कम हो रहा था, इसीलिए आइचर मोटर्स ने सब डिवीजन किया, मतलब एक शेयर डिवाइड किया 10-10 शेयर्स में. अभी 2,000-2,500 के आसपास एक एक शेयर चल रहा है, जाने दो. चलो, आते हैं अपने मेन फोकस पे. तो बाइक खरीदना है 2 लाख रुपए, और हम्म और क्या चाहिए? बस एक ही चाहिए? आईफोन चाहिए? अच्छा. आईफोन 15 प्रो मैक्स 1.5 लाख के आसपास कुछ तो आता है ना, 1,60,000 के आसपास कुछ तो आता है. चलो, 1.5 लाख का पकड़ के चलते हैं. और क्या चाहिए? आपके पापा ने कहा है लिस्ट बना करके दो, जो भी इच्छा है पूरी कर लेंगे, ठीक है? तो आप एक एक लिस्ट बना रहे हो, ये प्राइस वहां पे कोट नहीं करेंगे, जस्ट आपने लिखा है बाइक चाहिए, आईफोन चाहिए, और क्या चाहिए? हाँ, क्या? क्या?
और फार्म हाऊस, घर बार विकून घ्यायचं नाही. और क्या चाहिए? हाँ, रीजनेबल कुछ तो बताओ. ये तो फिर भी हायर साइड बोला है आपने, फिर भी चलो. क्या? व्हाट आर योर वांट्स? लैपटॉप, ठीक है चलो लैपटॉप चाहिए. लैपटॉप 1 लाख रुपए का पकड़ के चलते हैं. और वॉच, वॉच से 5 हजार का वॉच पकड़ के चलते हैं. ठीक है. से घूमने जाएंगे कहीं तो ट्रिप पे, राइट? कहाँ पे जाएंगे? ऐसे कभी होता ही नहीं. हर एक बैच में जब मैं पूछता हूँ कि ट्रिप, कोई गोवा के अलावा दूसरा कोई नाम आता ही नहीं है. उठ घूम फिर करके गोवा ही जाते हैं सारे लोग. हाँ, मालदीव. चलो गोवा पकड़ के चलते हैं. कितना खर्च करोगे गोवा जा करके? 20 हजार, 20 हजार के आसपास मान के चलते हैं. बस क्या अजून काय? शॉपिंग से शॉपिंग एक 10 हजार का करेंगे. ठीक है. बस या और कोई भी इच्छा है? बस ना. बस कितना हुआ? 3.5, 4.5, 4,85,000 के आसपास. ठीक है. आपके पापा ने कहा था कि आपने एग्जाम दी है, इतने 6-7 मंथ से इतना रिगरस हार्डवर्क किया है, स्टडी किया है, तो एक लिस्ट बनाओ जो भी आपकी इच्छा है, हम सारी इच्छा पूरे करेंगे. ठीक है. आपने ये लिस्ट बना के गए पापा के पास. ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस कोट नहीं किया, ये हमने कैलकुलेशन के लिए लिखा हुआ. ओके. तो आपने ये लिस्ट बना के पप्पा को हँडओव्हर की. पप्पा ने कहा ये लिस्ट वगैरह क्या दिखा रहे हो, लिस्ट ठेव तुझ्याकडे, तुला काय करायचं ते कर. ठीक है. एंड वॉलेट निकाल के 5,000 रुपए एक एक करके आपको 1-1 हजार के 5 नोट दिए. एंड 1 हजार और एक लिया, एक बोनस करके. एंड आपसे कहा बेटा लिए ले 6,000 रुपए, जी ले अपनी जिंदगी. ठीक है. आप बताइए क्या पूरा कर सकते हैं इसमें से? बाइक तो छोड़ो, शेयर भी दूर की बात है, राइट? आईफोन कवर ले सकते हम फिलहाल. लैपटॉप भूल जाओ. वॉच 500 रुपए का या 1,000 रुपए का वॉच ले सकते हैं, राइट? शॉपिंग माधवा रोड जाकर के 1,000-2,000 रुपए खर्च करेंगे, राइट? ट्रिप पन्नाड़ा होकर के आएंगे. तो यहाँ पे बेसिकली ये जो 6,000 रुपए जो आपको दिया हुआ है, दैट इज योर रिसोर्सेस, दैट इज योर रिसोर्सेस. एंड ये जो आपने लिस्ट बनाई थी, दैट इज योर वांट्स, राइट? तो ऑलवेज रिमेंबर, whether you are an individual, whether you are an business organization, whether or you are running any government or you are running any country, each and every first person will be facing a problem कि resources जो है वो limited होते हैं, and wants जो है, और we can say desire जो है वो unlimited होते हैं. तो basically economics is a study how these limited resources we can use to satisfy unlimited wants. तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग या डेफिनेशन क्या है, ये हम कन्वेंशनल या पुराना डेफिनेशन बात कर रहे हैं. देयर आर 2 पार्ट्स इन इट. इकोनॉमिक्स में 2 डेफिनेशंस है, एक है ट्रेडिशनल डेफिनेशन एंड अनदर इज मॉडर्न डेफिनेशन. तो फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं ट्रेडिशनल डेफिनेशन पे. तो इकोनॉमिक्स क्या है? It is a study how limited resources are used to satisfy unlimited wants. And याद रखिए, human wants are always unlimited. Okay? ऐसा कभी सिचुएशन नहीं आएगा कि अब मेरे पास इतने पैसे कि अब वांट कोई बची ही नहीं है, राइट? मींस सपोज अभी तो आप फिलहाल खुद अर्न नहीं कर रहे हो. जैसे आप सीए क्वालिफाई होते हो, जब आप सीए फाइनल क्वालिफाई होंगे, यू विल बी स्टार्ट अर्निंग योरसेल्फ, राइट? कितना कमाओगे ऑन एन एवरेज? सीए कितना कमाता है ऑन एन एवरेज? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कितना कमाता है? 10 लाख रुपए मिनिमम वी कैन से, राइट? वैसे तो जब इनिशियली 10 लाख जॉब के केस में, प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो इंडिपेंडेंटली, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कोल्हापुर में जो देयर आर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑन एन एवरेज प्रैक्टिस से 50-60 लाख रुपए तो कमाते हैं. ओके. तो सीए क्वालिफाई होने के बाद आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 4 लाख रुपए तो पर मंथ कमाना चाहिए. ऑब्वियसली इतना हार्डवर्क जब आप कर रहे हो,
यू आर कंसिडरिंग वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स इन इंडिया, ओके, तो इतना तो कमाना है आपको, है कि नहीं, देन ओनली इट इज जस्टिफाइड कि आप इतना हार्डवर्क कर रहे हो, राइट। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये तो मैंने फिर भी नॉमिनल अमाउंट का है, देयर आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर अर्निंग मोर देन दिस अमाउंट इन अ मंथ, राइट। अगर हम मेट्रो सिटी की बात करें प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उनका एनुअल पैकेज 3-3, 4-4 करोड़ रुपए, ओके, तो मंथली कितना हुआ, 20-30 लाख रुपए तो ऐसे ही कमाते होंगे वो, ठीक है नहीं। एनीवेज हम लोअर साइड पकड़ के चलते हैं, 4 लाख रुपए सपोज कमा रहे हो। अगर आप 4 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो, तो क्या ऐसे होगा कि आपके सारे वांट्स सेटिस्फाई हो रहे हैं अभी? क्या ऐसे सिचुएशन आएगी कि नाउ वी आर अर्निंग 4 lakhs per month, 48 lakhs a year, now all wants are been satisfied? क्या ऐसे हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। अगर ऐसे होता तो अंबानी ने आज पैसे कमाना ही बंद किया होता, राइट। अंबानी का कितना इनकम है पता है? जब आप कह रहे हो कि पर मंथ 4 लाख रुपए, अंबानी का पर आवर समथिंग 9 या 90 करोड़ रुपीज है पर आवर, आई एम से उतना इनकम है, तो देखिए कितना डिफरेंस है। अरे यार जब भी मैं लेक्चर में आता हूँ ये ओटीपी क्यों भेजते मुझे ऑफिस वाले? हाँ काय करे अंबानी, अंबानी से काय, अंबानी मतलब मुकेश अंबानी की बात कर रहा हूँ मैं, अनिल अंबानी की नहीं। अनिल अंबानी का तो 40,000 करोड़, 40,000 करोड़ का तो लॉस था जो मुकेश अंबानी ने पे करके उसको जेल में जाने से बचाया था, ठीक है। एनीवेज दिस द पर आवर इनकम ऑफ मुकेश अंबानी, तो उसने भी इनकम कमाना बंद किया रहता। तो अगर वो अभी भी इतना काम कर रहा है ना, हाउ मच ही इज वर्किंग, मोर देन एनी पर्सन ही इज वर्किंग, मींस ही इज वर्किंग फॉर मोर देन 12-14 आवर्स एवरी डे, राइट। अब इतना पैसे मिलने के बाद भी इतना काम क्यों करते पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि 5-10 करोड़ कमा लिया तो मैं तो उसी टाइम रिटायरमेंट लूं, क्योंकि 10 करोड़ अगर मेरा बैलेंस हो तो मैंने बैंक में अगर एफडी भी रखा तो 6% से अगर इंटरेस्ट भी मिल रहा है तो 10 करोड़ पे 6% यानी कि 60 लाख को पर ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। 60 लाख पर ईयर मतलब पर मंथ को तो 5 लाख रुपए का मुझे इंटरेस्ट मंथली इनकम मिलेगा। 5 लाख अगर मैं मंथली कमाऊं तो काम क्यों करूं, ठीक है नहीं। एनीवेज डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो ही इज वर्किंग सो हार्ड। होता क्या है जब आपका इनकम इंक्रीज होता है ना, योर वांट्स विल आल्सो इंक्रीज इन द सेम मैनर, राइट। अभी आप कह रहे थे कि आपको बाइक चाहिए, बट जब आप 4 लाख रुपए पर मंथ कमाओगे दैट टाइम ये बाइक आपका ड्रीम नहीं होगा, आपका ड्रीम होगा कार, एंड दैट टू कार लोकल या नॉर्मल लेवल की कार नहीं होगी, वो प्रीमियम कार मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ऑडी वगैरह ये आपका ड्रीम होगा, राइट। अगर वो आपने परचेस कर लिया तो उससे हायर रेंज से रोल्स रॉयस और बेंटली वगैरह इस तरह का ड्रीम होगा, है कि नहीं। एक कार परचेस कर लिया, वो भी रोल्स रॉयस भी परचेस किया, तो आपको लगेगा नहीं है ऐसे रोल्स रॉयस मेरे पास 5-6 होने चाहिए। तो ह्यूमन वांट्स विल नेवर सेटिस्फाई, राइट। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे वांट्स बढ़ेगा, एंड ऑलवेज दिस सिनेरियो विल बी देयर कि रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, ओके। तो इकोनॉमिक्स स्टडी अबाउट दिस ओनली। if you consider your parents, they are earning per month some amount, right? So their income is the resource. अब उनको पूरा घर चलाना एक मन में, राइट। तो घर का खर्चा होगा, सपोज लोन वगैरह हो तो ईएमआई होंगे, आपके एजुकेशन के फीस होंगे, तो ये सारे जो एक्सपेंडिचर है दीज आर नॉट सफिशिएंट टू कंसिडर दिस रिसोर्सेज। ऑलवेज देयर विल बी रिसोर्सेज विल बी वेरी लिमिटेड, एंड ये एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज्यादा होंगे, ओके। एंड सेम प्रॉब्लम will be faced by business organization also, right। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्स क्या होगा, अगेन मनी ओनली, राइट। तो इनकम और वी कैन से मनी, दिस द रिसोर्स। लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत सारे एक्सपेंडिचर होंगे। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, ये जब हमने प्रीमाइसेस लिया, आपको बताया हमारा क्लासरूम पहले कहाँ पे हुआ करता था, 2 years बैक शाहपुरी में क्लासरूम हुआ करते थे, 2 क्लासरूम थे वहां पे, मंथली रेंट था 30,000 के आसपास दोनों क्लासरूम का मिला करके। एंड जब हमने यहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे तो यहाँ पे पर मंथ रेंट वाज नियरली, मतलब जो टोटल एक्सपेंडिचर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कंसीडर करके नियरली इट इज कमिंग टू 1 लाख रुपीज, ओके। तो जब हमने एक्सपांशन करने का सोचा तो 30,000 पर मंथ से डायरेक्टली जम किया था 1 लाख रुपीज पर मंथ पे एक्सपेंडिचर, राइट। इतना रेंट अभी है। तो हमें यहाँ पे जो प्रीमाइसिस था ये पूरा एक हॉल था, एंड वहां पे एक पूरा हॉल था, तो हमें यहाँ पे रिनोवेशन करना था, ओके।
एंड दैट टू टोटल स्ट्रक्चर वाज डिफरेंट। वहां पे जो चेयर है ना, वहां पे लिफ्ट के लिए जगह थी, तो हमें वो ब्रेक करके वहां पे सीलिंग करना था, एन नंबर ऑफ थिंग्स वी हैव टू सपोज टू डू। केबिन वहां पे था ही नहीं, तो ये बहुत सारे खर्चे करने थे, एंड वी हैड थॉट कि बहुत एकदम लैविश से रिनोवेशन करेंगे। बट देन उतने फंड्स थे नहीं उस टाइम, क्योंकि उस टाइम कोविड चल रहा था। हमने कोविड कराया, हमने ये प्रीमाइसिस लिया, एग्रीमेंट किया, नेक्स्ट मंथ से फेब में हमने ये लिया था, मार्च से लॉकडाउन हुआ, एक साल पूरा लॉकडाउन में ही गया। ओके, तो क्योंकि उस टाइम कोविड की वजह से फ्यूचर वाज नॉट क्लियर, ओके, तो रिसोर्सेज बहुत कम थे, एंड जो एक्सपेंडिचर करना था हमें, एन नंबर ऑफ से डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, हमें ब्रांचेस वगैरह ओपन करने थे, ये बहुत सारे एक्सपेंडिचर थे। तो हमें प्लान करना पड़ा कि किस तरह से रिसोर्सेज वी हैव टू यूज फॉर आवर एक्सपेंडिचर, राइट। अगेन वी आर फेसिंग सेम प्रॉब्लम, हाउ द लिमिटेड रिसोर्सेज वी कैन यूज फॉर एन नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर्स, एंड इफ यू अप्लाई सेम प्रिंसिपल फॉर एनी कंट्री, तो कंट्री के लिए रिसोर्सेज क्या होंगे? अगेन पैसा कहां से आएगा? पैसा टैक्सेस से गवर्नमेंट को पैसे आएंगे, राइट। गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से लोन ले सकता है, ओके। तो दीज आर सम ऑफ द रिसोर्सेज, एंड गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या क्या होंगे? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ढेर सारे होंगे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रोड्स डेवलप करना है, या डैम्स कंस्ट्रक्शन करना है, और से पावर्टी इरेडिकेशन कोई प्रोजेक्ट रन करना है, रूरल डेवलपमेंट करना है, हॉस्पिटल चलाने, फ्री स्कूल चलाना है, राइट। अभी आपको पता है ना, सीपीआर वगैरह ये गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, बहुत कम खर्चे में होता है, तो जितना खर्चा है उतने इनकम नहीं होता, तो गवर्नमेंट पे करती है उसके लिए, राइट। गवर्नमेंट के स्कूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं, तो उसके लिए खर्चा आता है। तो ये सारे एन नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर्स है, दीज एक्सपेंडिचर्स आर अनलिमिटेड, लेकिन रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम होते हैं। So we can say overall economy is a scenario wherein we are studying how these resources can be used to satisfy unlimited human wants. Okay, and this problem is faced by individual, this problem is faced by business organization, this problem is faced by any country. ये एग्जाम का क्वेश्चन है। प्रॉब्लम फंडामेंटल प्रॉब्लम इसको कहते हैं, फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट रिसोर्सेस आर लिमिटेड बट द wants are unlimited. This problem is faced by option A individual, option B business organization, option C country, and option D all of above. तो answer was all of above. ये एग्जाम का क्वेश्चन है, okay? तो this we can read over here. ये पैराग्राफ रीड कीजिए। It is a study of a process by which relatively scarce resources are allocated to satisfy competing मतलब हमें ये जो wants थे आपकी, इनमें कंपटीशन होगा। अब बाइक चाहिए या लैपटॉप चाहिए या आईफोन चाहिए, इसमें प्रायोरिटी सेट करना होगा। ऑल दीज वांट्स यू वांट, राइट, ये सारे डिजायर है, बट दीज आर कॉम्पिटिंग विथ ईच अदर, अनलिमिटेड ह्यूमन और अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ सोसाइटी। तो ये जो रिलेटिवली वर्ड है, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन था। क्वेश्चन किस तरह से था? फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिवली का मीनिंग समझिए। रिलेटिवली का मीनिंग क्या है? रिलेटिवली मींस इन कंपैरिजन विथ, ओके। तो जो रिसोर्सेस है एक कंट्री के लिए, अगर हम कंसिडर करें तो रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, टैक्स, रेवेन्यू, इनकम, ये जरूरी नहीं कि बहुत कम है, हो सकता है कि ये रिसोर्सेस अबंडेंटली अवेलेबल है, हो सकता है ये रिसोर्सेस अबंडेंटली अवेलेबल है, बट जब हम ह्यूमन वांट्स के कंपैरिजन में देखते हैं तो दिस रिसोर्स इज वेरी लेस, ओके। हो सकता है कि आपके पास रिसोर्सेज जो है, से मनी अगर इनकम की बात करें 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए वी कैन से इज वेरी हाई अमाउंट, राइट। लेकिन जब हम वांट्स कंपेयर करेंगे तो वांट्स 1 करोड़ रुपए के, तो दिस रिसोर्सेस आर स्केर्स इन कंपैरिजन विथ वांट्स। ऐसे नहीं कि जस्ट अगर हम ये वांट्स कंपेयर ना करें, ठीक है, तो ये रिसोर्स हो सकता है इट इज अबंडेंटली अवेलेबल, बट देन व्हेन वी कंपेयर विद द ह्यूमन वांट्स, दैट टाइम इट इज स्केर्स, दैट टाइम इट इज वेरी लेस। तो इसलिए वर्ड ये रिलेटिवली यूज किया है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन ये था कि रिसोर्सेस आर स्केर्स इन टर्म्स ऑफ
ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें एक ऑप्शन था इन कंपैरिजन विथ ह्यूमन वांट्स, तो दैट वाज एन करेक्ट आंसर। ओके, तो स्कैरसिटी इज नॉट इन द एक्चुअल नंबर्स। हो सकता है कि एक्चुअल अवेलेबिलिटी ऑफ जो रिसोर्स है वो अबंडेंटली अवेलेबल है, बट जब हम कंपेयर करेंगे ह्यूमन वांट्स के साथ, तो ह्यूमन वांट्स यहाँ पे एंड उसके कंपैरिजन में रिसोर्सेज यहाँ पे, तो इन कंपैरिजन विथ वांट्स जो रिसोर्सेज अवेलेबल है दैट इज वेरी लेस। समझ रहे हो? तो अब आते हैं इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन पे, सॉरी मीनिंग पे। इकोनॉमिक्स इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड है ओकोनोमिया, जिसका मीनिंग है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। मोस्टली जितने भी ये वर्ड्स है ये ओरिजिन हुए आइदर ग्रीक से या लैटिन से, उन लोगों को कुछ काम था नहीं, तो जितने सारे वर्ड्स है मोस्टली उसका ओरिजिन ग्रीक या लैटिन, कहीं ना कहीं तो आपने सुना ही रहेगा कि ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड, राइट। तो इकोनॉमिक्स का ये जो वर्ड है ये डिराइव कहां से हुआ है? ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया, और इकोनोमिया भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, जिसका मीनिंग है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। कंसेप्ट अगेन सेम, कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट कैसे होता है, कि रिसोर्सेज बहुत कम होते हुए भी किस तरह से हम मैनेज करते हैं विद कंसीडरिंग ऑल द वांट्स, तो ये मैनेजमेंट मतलब इकोनॉमिक्स, दैट इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस वर्ड। तो ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है। ओके, अब पहली बार इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट मैटर किसने लिखा था? स्टडी किया आपने? हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने पहली बार इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट मैटर स्टडी किया था। ओके, एंड ही हैड रिटन वन बुक इन द ईयर 1776। पहले बार इकोनॉमिक्स के बारे में एज अ सब्जेक्ट मैटर, एक इकोनॉमिक्स एक सेपरेट एज अ कंसेप्ट हमें स्टडी करना है, ये लिखा था एडम स्मिथ ने इन 1776। इसीलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, राइट। एंड इन्होंने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या लिखा था? इट इज एन इंक्वायरी into nature and causes of wealth of nation. This is the meaning of economics, ये एडम स्मिथ ने पहली बार लिखा था। तो मीनिंग क्या समझे इसका? नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो पहले तो आते हैं वेल्थ पे। वेल्थ का मीनिंग क्या है? मनी। ओके, अच्छा, वेल्थ, सपोज आप एक पर्सन हो, आपके लिए वेल्थ क्या क्या होगा? बताइए, क्या होगा वेल्थ आपका? कंसिडरिंग एनी प्रॉपर्टी वी कैन से, क्या क्या हो सकता है आपके लिए वेल्थ? फूड, ओके, अच्छा, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ओके। लेकिन वेल्थ मींस दिस वी कैन से फूड, क्लोथिंग, शेल्टर इज योर बेसिक नेसेसिटी, राइट। तो वेल्थ मतलब आपकी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, तो फूड तो प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, क्लोथिंग फिर भी चलो पकड़ के चल सकते हैं, शेल्टर मतलब घर आपका, हाउस, ये प्रॉपर्टी में आ सकता है, वेल्थ में आ सकता है, और क्या आ सकता है? आपने कहा ना मनी, जो आपके पास पैसा होगा, बैंक बैलेंस होगा, ये भी आपका वेल्थ ही है। और हाँ, हेल्थ, हेल्थ, अच्छा, देन एजुकेशन, वी कैन से नॉलेज, नॉलेज इज ऑल्सो योर वेल्थ, राइट। देन और क्या हो सकता है वेल्थ में? बस इतना ही वेल्थ, लिस्ट बना सकते हैं ना, गोल्ड, डायमंड, और और क्या हो सकता है? शेयर्स में आपने पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। बिजनेस एसेट्स, कार, टू व्हीलर, ये सारे वेल्थ ही तो है आपके, राइट। अब एक स्टूडेंट ने आगे जाके ये भी कहा था कि घर की भांडी, ये भी हमारा वेल्थ, तो ये सारे वेल्थ है, राइट। अब ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वेल्थ है, तो नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेल्थ क्या होगा? एक कंट्री का वेल्थ क्या क्या होगा? एक कंट्री के एसेट्स क्या होंगे? गोल्ड रिजर्व, कंट्री के पास, सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व्स कितना है? गोल्ड रिजर्व्स। सिमिलरली वी कैन से फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। और क्या हो सकता है कंट्री का वेल्थ? रियल एस्टेट, ओके, कंट्री के पास रियल एस्टेट इन द सेंस वी कैन से
ये जो रोड्स कंस्ट्रक्ट कहते हैं किसके ओनरशिप में होते हैं? गवर्नमेंट के ओनरशिप में होते हैं। तो रोड्स डैम्स जो गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है वो, और क्या सकता है? ओके, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, ये क्या होता है पर कैपिटा इनकम? पर पर्सन इनकम वी कैन से, राइट? अपनी कंट्री का जीडीपी, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री। सो दीज आर सम ऑफ द वेल्थ ऑफ आवर कंट्री। वैसे बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं, एज एन एग्जांपल इतने हमने लिस्ट किया हुआ है। तो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट मैटर क्या है? एडम स्मिथ कहते हैं कि ये जो कंट्री के जो वेल्थ है इसका हमें नेचर स्टडी करना है, नेचर एंड कॉजेस। अब नेचर मींस व्हाट? बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके कंट्री के वेल्थ क्या क्या है, तो व्हाट इज द वेल्थ। एंड कॉजेस मींस हमें ये स्टडी करना है दिस हाउ वेल्थ कैन बी क्रिएटेड, किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो एडम स्मिथ भाई साहब क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स मींस इट इज एन इंक्वायरी इनटू नेचर। नेचर मींस व्हाट इज, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वेल्थ क्या है। कॉजेस मींस कैसे क्रिएट करे, तो वेल्थ ऑफ नेशन। एंड इंक्वायरी का मीनिंग क्या है? अब इंक्वायरी में भी दो वर्ड होते हैं इंक्वायरी, INQIRY एंड ENQIRY। इंक्वायरी यानी इंक्वायरी, दोनों सेम है या डिफरेंस है? डिफरेंस है। तो इसका मीनिंग क्या है? एंड ये इंक्वायरी का मीनिंग क्या है? हाँ, let it be wrong, no problem, हाँ, saying something, कोई डिफरेंस है कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम? अच्छा, देन यू कैन आंसर मी। ओके, इंक्वायरी मतलब, ये इंक्वायरी मतलब पूछताछ करना बता रहे हो ना, ये बराबर ना? और ये देखिए, ये वाला जो इंक्वायरी है इट मींस सिर्फ गेनिंग इंफॉर्मेशन। ओके, सपोज इफ यू आर आस्किंग कि कल क्लास है या नहीं है, तो यू आर जस्ट इंक्वायरिंग, यू आर जस्ट गेनिंग द इंफॉर्मेशन। एंड दिस इंक्वायरी मींस इन्वेस्टिगेट करना। ओके, तो एडम स्मिथ भाई साहब ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स मतलब क्या? यू हैव टू इन्वेस्टिगेट कि अपने कंट्री के क्या क्या वेल्थ है, एंड आपको उसका कॉज भी समझना है, मतलब हाउ द वेल्थ कैन बी क्रिएटेड। दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय एडम स्मिथ, एंड ही हैड रिटन अ बुक व्हिच इज द सेम नेम, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, abbreviated as wealth of nation. So it was been written by Adam Smith, and he is considered as a father of economics. This was considered as first book or first what we can say work on the economics. Economics as a subject matter उन्होंने पहले identify किया था कि this is a separate subject matter. Okay, तो जैसे कि मैंने कहा कि फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स और बेसिकली डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज मींस मतलब क्या? रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई दिस अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली स्केर्स। ओके, तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में दो डेफिनेशन है। एक है ट्रेडिशनल डेफिनेशन, मतलब सिंपल वर्ड्स में पुराना वाला डेफिनेशन। तो पुराना वाला डेफिनेशन बस यही है कि इकोनॉमिक्स मतलब हमें स्टडी करना है कि हाउ रिसोर्सेस कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। अब मॉडर्न वर्क ऑन इकोनॉमिक्स मतलब जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि ये जो डेफिनेशन है ये करेक्ट है, नो डाउट इट इज करेक्ट, रॉन्ग नहीं है। इकोनॉमिक्स मतलब हमें बस यही स्टडी करना है कि कैसे कंट्री अपने लिमिटेड रिसोर्सेस यूज करके अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे, ये नो डाउट करेक्ट है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट है। व्हाई इट इज इनकम्प्लीट? बिकॉज नो डाउट आपको ये भी स्टडी करना है, साथ ही साथ आगे जाके आपको कंट्री में और भी एलिमेंट स्टडी करने हैं। और भी एलिमेंट स्टडी क्या करने हैं आपको? आपको ये देखना है कि किसी भी कंट्री में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे हो रहा है।
बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो अपने कंट्री में कैसे डेवलप हो रही है, लेबर्स का जो स्किल सेट है वो कैसे डेवलप हो रहा है, नए नए रॉ मटेरियल्स इन्वेंट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले कार हम यूज करते थे बाय पेट्रोल, राइट, तो फ्यूल लेटर ऑन वाज बीन इन्वेंटेड डीजल, नाउअडेज ईवी एक्सेट्रा या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ चुके, राइट, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पहले हम कोल यूज करते थे, नाउ न्यूक्लियर दैट रिएक्शन आर बीन यूज, इवन सोलर एनर्जी वी आर यूजिंग। तो नए नए रिसोर्सेज डेवलप कर रहे हैं हम अभी। पहले सोलर एनर्जी वाज नॉट अ सेपरेट रिसोर्सेज, वी कुड नॉट यूज दैट सोलर एनर्जी, बट आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि सोलर एनर्जी यूज करके हम बैटरीज वगैरह ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से नए नए प्रोडक्टिव कैपेसिटीज आ रहे हैं, नए नए रॉ मटेरियल्स इन्वेंट हो रहे हैं। तो ये एडवांसमेंट स्टडी करना भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ओके। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि समटाइम्स जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, अब यहां पे हम कह रहे हैं कि एडवांसमेंट हो रहा है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी राइज हो रही है, समटाइम्स एज अ इकोनॉमिस्ट आपको ये भी देखना है कि कंट्री में ग्रोथ नहीं हो रही, ओके, या ग्रोथ कांस्टेंट है, और इनफैक्ट इन द सम ऑफ द इयर्स ग्रोथ इज डिक्लाइनिंग आल्सो, द प्रोडक्टिव कैपेसिटीज आर डिक्लाइनिंग। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम ओवरऑल कंट्री में प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ था, राइट, और से ड्यूरिंग द ग्लोबल रिसेशन 2008 या ग्रेट डिप्रेशन 1930, ड्यूरिंग दैट पीरियड ये जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी ये नीचे आ रही थी कंट्री की। तो ये भी स्टडी करना मतलब इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ओके। एज एन एग्जांपल अब हम कहते हैं ना कि करंटली वी आर लिविंग इन से एक्सपांशन फेज या रिसेशन फेज, करंटली मार्केट में मंदी चल रही है या एक्सपांशन फेज है, मोटा मोटी मंदी चल रही है, राइट। इंडियन इकोनॉमी इज नॉट एक्सपोज टू दैट रिसेशन स्टिल यट, बट ओवरऑल वर्ल्ड में मंदी चल रही है। अपने कंट्री की अगर हम बात करें तो 2016 से लेकर के 2019 तक स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर में हेवी रिसेशन देखा गया था, ऑलमोस्ट मोर देन 30% सेल्स नीचे आए थे, लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज को जॉब से बाहर निकाला था। तो एज अ इकोनॉमिक्स आपको ये भी समझना है कि एक ऑटोमोबाइल सेक्टर नीचे अगर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, राइट। तो जस्ट क्योंकि हमने एग्जांपल डिस्कस किया ऑटोमोबाइल सेक्टर का, तो इसका रीजन भी समझ लेते हैं। आपको पता है पहले तो 2016 से लेकर के 2019 तक बिकॉज ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर ओवरऑल अपनी इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा था, 2020 से कोविड की वजह से तो रिसेशन और एग्रीवेट हुआ, राइट। बट ऑटोमोबाइल सेक्टर पहले हिट क्यों हुआ था पता है आपको? जब आप ओवरऑल इकोनॉमी एज ए स्टडी कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स का मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, एक साइड पे सब कुछ एडवांस भी हो रहा है तो एक साइड में रिसेशनर फेज या ग्रोथ डिक्लाइन भी हो रही है, ये भी स्टडी इकोनॉमी का स्टडी है, ओके। तो अगर हम एक एग्जांपल की बात करें 2016 से लेकर के ऑटोमोबाइल सेक्टर में हेवी रिसेशन देखा गया था, ओके। तो ये मंदी ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्यों आई थी आपने कभी, हाँ क्यों आई थी, एनी रीजन? डिमोनेटाइजेशन डेफिनेटली, और ठीक है टू सम एक्सटेंट कंपटीशन, लेकिन ओवरऑल सेक्टर मतलब एक कंपनी का सेल कमा सकता है, लेकिन ओवरऑल एक कंपटीशन की वजह से अगर एक कंपनी का सेल कमा रहा है तो दूसरी कंपनी का तो बढ़ रहा है, राइट, लेकिन पूरा सेक्टर का सेल नीचे क्यों आ रहा था? एक रीजन ये डेफिनेटली करेक्ट है, डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन 2016 में अनाउंस किया था ना? नहीं नहीं, 1 जुलाई नहीं, 1 जुलाई 2017 में तो जीएसटी आया था, 8 नवंबर 2016 डिमोनेटाइजेशन अनाउंस किया था। अब डिमोनेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ था, लोगों के पास जो कैश थे ब्लैक मनी वो तो सारे एब्सॉर्ब हुए थे, आइदर वो स्क्रैप आउट हुए थे या बैंक में डिपॉजिट किए थे। आपको पता है डिमोनेटाइजेशन आप उस टाइम मींस यू आर अंडर दिस फेज ऑफ द स्टडी, राइट। तो आपको पता है कितना ब्लैक मनी था, एंड डिमोनेटाइजेशन सक्सेस हुआ था या फेलियर हुआ था पहले? ऑन व्हाट बेसिस पे, कौन से बेसिस पे? हाँ हाँ, स्विस बैंक का तो सिर्फ पॉलिटिशियंस का पैसा होता है मोस्टली, एंड टू सम एक्सटेंट बिजनेसमैन का पैसा होता है। हाँ, तो स्विस बैंक से पैसा तो नहीं आया, यू आर करेक्ट, मींस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फर्स्ट ऑफ ऑल, टू सम एक्सटेंट डेफिनेटली यू आर करेक्ट कि
लोगों ने ये कहा कि डिमोनेटाइजेशन फेल हुआ था। क्यों? क्योंकि जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि व्हाइट में कन्वर्ट होगा उतना हुआ नहीं। ओके, बट टू सम एक्सटेंट डिमोनेटाइजेशन वाज अ सुपर हिट आल्सो। फ्रॉम व्हाट पर्सपेक्टिव? देखिए लोगों के पास, अब लोगों ने ये मींस मेनी टाइम्स आई हैड सीन ऑन द न्यूज आल्सो कि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्लैक मनी सपोज 10 लाख रुपए, तो बैंक में पैसे आए 10 लाख रुपए, तो डिमोनेटाइजेशन कहाँ पे सक्सीड हुआ? तो अगर ब्लैक मनी 10 लाख रुपए बैंक में जमा हो रहा है 10 लाख, मतलब ब्लैक मनी तो सारे के सारे बैंक में आ रहे, कन्वर्ट हो रहे, राइट? तो इट वाज एन अ गुड सिंबल, राइट? एंड व्हाइट हो रहा है मतलब क्या, उस पर आप टैक्स आएगा ना, गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो बढ़ेगा, राइट? ये एक पर्सपेक्टिव हुआ। अनदर पर्सपेक्टिव, बहुत सारे लोगों ने टू सम एक्सटेंट व्हाइट में कन्वर्ट किया था विदाउट पेइंग द टैक्स, लेकिन ये पॉलिटिशियंस का काम था। आपको पता है उस टाइम लोगों के पास कितना ब्लैक मनी था ये समझ में है। मीन्स मैं अगर कोल्हापुर की बात करूं तो आई वाज प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट टाइम 2016 में। तो ऑलमोस्ट दिन में 10 फोन तो आते थे टोटली अननोन पर्सन से कि मेरे पास एक 10 करोड़ 50 करोड़ ब्लैक मनी है, उसको व्हाइट में कन्वर्ट करना है। ओके, मैं बात कर रहा हूँ कोल्हापुर की। अब सोचिए मुंबई दिल्ली में नेक्स्ट टू इमेजिनेशन था। एक पर्सन ने मुझे फोन किया था, ही वॉज पॉलिटिकली कनेक्टेड, उसने नाम पहले डिस्क्लोज नहीं किया, ही वॉज अ पॉलिटिकली कनेक्टेड। ही सेड कि मेरे पास टू सम अमाउंट ब्लैक मनी है, आप उसको व्हाइट में कन्वर्ट कीजिए, 1% कमीशन आपका, ठीक है? मैंने पूछा कितना अमाउंट है? तो ये सेड लगभग 500 करोड़ के आसपास है। 500 करोड़ अगर मैं कन्वर्ट करता, एक तो मैंने एक किसी भी क्लाइंट का किया नहीं, बिकॉज आई डोंट वांटेड टू इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर पार्ट। ओके, क्योंकि अगर सपोज 5 करोड़ कमा भी लेता तो भी अगर आगे जाके पता चला, वैसे तो पॉलिटिशियन मतलब कुछ भरोसा नहीं है, आप पहले काम करवा लेंगे एंड उल्टा बाद में मेरे पे ही ब्लेम करेंगे, ये तो अनदर सिनारियो है। अगर कुछ उल्टा सुल्टा हुआ तो मेरी डिग्री जाएगी, इतने साल से जो कमाया हुआ है डिग्री है, इतना हार्डवर्क करके डिग्री कमाया, वो जा सकते हैं। आपको पता है ना, अगर आप गलत कुछ करते हैं तो आपकी डिग्री कैंसिल आउट हो सकती है, राइट? तो 5 करोड़ कमाने के चक्कर में डिग्री हाथ से गई तो उसकी वैल्यू 5 करोड़ से डेफिनेटली ज्यादा है, राइट? 5 करोड़ तो क्या ऐसे ही 4-5 साल या 10 साल में तो कमा सकते हैं हम, है कि नहीं? एनीवेज, वो वैसे भी 500 करोड़ एकदम से वाइट करना प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है। ओके, एक पर्सन का फोन आया था 500 करोड़ रुपए। अब सोचिए दिन भर में मुझे 10 कॉल आते थे, ठीक है? मेरा एक क्लाइंट था, जब भी ऑफिस में आता था एकदम सिंपल सा पर्सन आता था, ठीक है? उसको अगर मैं कहूँ कि 10,000 आपको टैक्स पे करना है, 10,000 अमाउंट सुनने के बाद ऐसा मतलब रिएक्ट करता था कि एज इफ मैंने उसकी किडनी छीन ली है। फिर 10,000 टैक्स बहुत ज्यादा होता है, 4,000 5,000 करो, ठीक है? एंड उसका एक सिर्फ रेडियम का शॉप था। ओके, तो उसने मुझे बताया था कि रेडियम का शॉप है, कितना कमाऊंगा, 10,000 20,000 टैक्स अगर पे करना पड़ रहा हो तो बहुत ज्यादा होता है। तो एवरी टाइम जो भी मैं अमाउंट बोलूँ उससे कम ही पे करता था। एंड इस साल की फीस जो हम रिटर्न या ऑडिट की जो फीस चार्ज करते हैं वो नेक्स्ट ईयर में मिलती थी। एंड जब भी फीस के लिए मेरे स्टाफ फोन करेंगे तो रिसेशन चल रहा है, पैसे नहीं है, नेक्स्ट मंथ में पे करता हूँ वगैरह वगैरह, एंड अल्टीमेटली नेक्स्ट ईयर का जब काम आएगा उसका, उसी टाइम वो फीस पे करता था। ओके, तो एवरी टाइम यूज टू क्राई। एंड जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसका फोन आया एंड उसने कहा कि मेरे पास कुछ तो ब्लैक मनी है, तो उसको व्हाइट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं? मैंने पूछा कितना आपके पास ब्लैक मनी है? तो उसने कहा 2 करोड़ रुपए। तो तब मुझे पता चला कि उसका एक वीडियो गेम का एक दूसरा शॉप भी था जो टोटली ब्लैक था। वीडियो गेम तो आपने वो देखा है, कहीं कहने का तो वीडियो गेम से रहता है, अब वहां पे क्या होता है पता नहीं, बट फिर भी उसका एक वीडियो गेम का शॉप था, ये मुझे पता ही नहीं था उसने। वो तो ऑब्वियसली लीगल नहीं है, तो सारे जो पैसे आते थे वो कैश में आते थे, वो एज इट इज रखता था। तो उस टाइम उसने बताया 2 करोड़ रुपए उसके पास। पहले उसको मैंने कहा कि मैं कैश में फीस ले सकता हूँ, 2 साल की जो फीस है वो पहले पे करो, उसके बाद देखेंगे आगे जाके। तो ये डिमोनेटाइजेशन के टाइम क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का एक तो व्हाइट में कन्वर्ट करना पड़ा, इट वाज अ गुड थिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट। बहुत सारे लोगों ने, आपको पता है, कैश जला दिए थे इन द गार्बेज एक्सेट्रा, कैश ऐसे ही पड़ा था। तो अगेन दैट इज अ गुड थिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि जो ब्लैक पैसे कमाए आपने वो स्क्रैप आउट हुआ है, राइट? सम एक्सटेंट डेफिनेटली डिमोनेटाइजेशन वाज सक्सेस। एंड दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ, आगे जाके जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते तो ब्लैक में करते थे अर्लियर। जैसे सिंपल सा एक, अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, एक प्रॉपर्टी मुझे खरीदनी है, तो एक कॉमन प्रैक्टिस क्या थी पता है? सपोज प्रॉपर्टी मुझे खरीदनी है 50 लाख। ओके, 50 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो सेलर क्या कहता था पता है? 20 लैक्स हमें बैंक में चाहिए चेक से, 30 लैक्स मुझे कैश में चाहिए। ये कॉमन प्रैक्टिस हुआ करती थी।
डीमोनेटाइजेशन के बाद मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, सेलर ने कहा कि मैं 1 रुपए भी कैश में नहीं लूंगा, पूरा का पूरा मुझे व्हाइट में चाहिए। एंड मैंने कहा कि कैश में अगर देना हो तो मेरे पास भी नहीं है, डिमोनेटाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है, किसी के पास उस टाइम कैश था ही नहीं अवेलेबल, राइट। सो आगे जाके ऑलमोस्ट फॉर 3-4 इयर्स ब्लैक के ट्रांजेक्शन बहुत कम हुए थे, so that was again a good thing. Anyways, डिमोनेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, लोगों के पास अब ब्लैक कैश नहीं था, तो जो गाड़ी वगैरह जो लग्जरीज गुड्स है वो उससे वो मोस्टली लोग ब्लैक कैश से यूज करते थे, ओके। तो बिकॉज ऑफ दिस डिमोनेटाइजेशन लोगों ने कार परचेज करना वगैरह जो था वो कम किया था, राइट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ऑटोमोबाइल सेक्टर का सेल नीचे है, वन थिंग। सेकंड रीजन, जैसे कि आपने कहा जीएसटी लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने 2017 में, जीएसटी की वजह से क्या हुआ, जब लॉन्च किया तो लोगों को पता ही नहीं था कि जीएसटी इंप्लीमेंट कैसे करना है। आज अगर मैं सेल करूं एंड आगे जाके गवर्नमेंट ने कहा कि जीएसटी इसके ऊपर इतना लगाना था एंड आपने नहीं लगाया तो पेनल्टी के साथ भरो, तो लोगों ने क्या किया, बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 6-6 मंथ से सेल ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसका इंप्लीमेंटेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता नहीं था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पता होगा। तो बिकॉज ऑफ जीएसटी रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन, आई कैन से जीएसटी अपने कंट्री में जरूरी था। आपको पता है जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। तो ये अर्लियर क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स में एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे मल्टीपल टैक्स लगते थे, यानी कि एक्साइज भी लगता था, वैट भी लगता था, सीएसटी भी लगता था, सर्विस टैक्स भी लगता था, एंड एक अमाउंट पे मल्टीपल टैक्स लगते थे, ओके। डबल टैक्सेशन, ट्रिपल टैक्सेशन होता था, जीएसटी में वो नहीं हो रहा था, ओके। तो इट वाज गुड फॉर आवर कंट्री। अब जीएसटी आपको पता है इंप्लीमेंट करने की फर्स्ट टॉक कब स्टार्ट हुआ था? पहले तो जीएसटी अपने कंट्री में नेसेसरी था, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, पता है जीएसटी आने से पहले ऑलमोस्ट 60-70% लोग टैक्स पे करते थे, ओके। आप जब सीए इंटर में आओगे तब जो टैक्सेशन सब्जेक्ट है दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू कि किस तरह से टैक्स होता था अपने कंट्री में पहले 2001 के पहले। तो जीएसटी का फर्स्ट डिस्कशन स्टार्ट हुआ था 2001 में, ओके। एंड इंप्लीमेंट कब हुआ? 2017 में। 17 साल लगे हमें हमारे कंट्री में जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए, वो टैक्स जो अपने कंट्री के लिए अच्छा है एंड लोगों का भला हो रहा था। पहले 60-70% टैक्स पे कर रहे थे, अब 10-20% टैक्स पे करेंगे। एंड द वर्स्ट थिंग वाज कि लोगों का भलाई के लिए ये टैक्स था, वन नेशन वन टैक्स, इंस्टेड ऑफ पेइंग 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स आप एक ही टैक्स पे करो। एंड ये एक टैक्स पे करने के लिए अपने कंट्री में सारे लोग वो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के अगेंस्ट थे। तो सोचिए अपने कंट्री में प्रॉब्लम क्या है, एक तो सारे गधे लोग बैठे हुए, ठीक है, इन पॉलिटिक्स एज वेल एज द पीपल, क्योंकि पॉलिटिशियन कहता है कि ये गलत है जीएसटी, तो लोग बिना सोचे उसका साथ दे देते, ओके। पाकिस्तान में 1990s में जीएसटी ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका था, 1950s में वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलरेडी जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था ना, अपने कंट्री में 2017 में इंप्लीमेंट हुआ, राइट। तो ये गलत मतलब जीएसटी इंप्लीमेंट होना चाहिए था, हाँ, लेकिन गलत इंप्लीमेंटेशन किया था जिसकी वजह से बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का कम आया था। और क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया था कि हम वो जो पता है इंजन के वेरिएंट्स होते हैं, तो BS5 या BS4 कुछ तो इंजन था, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ये पर्टिकुलर डेट के बाद BS4 इंजन बंद होंगे, कंपल्सरीली BS6 इंजन ही होगा, ओके। अब ये BS6 इंजन अगर इंप्लीमेंट करना था, अनाउंसमेंट ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं थी, गवर्नमेंट ने क्या किया, अनाउंस कर दिया कि BS6 इंजन ही कंपल्सरी होगा। इसकी वजह से लोगों ने क्या किया, करंट ईयर में जो परचेस करना था कार वो पोस्टपोन कर दिया, नेक्स्ट ईयर में BS6 इंजन के साथ परचेस करेंगे, राइट। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये अनाउंस भी किया कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा देंगे। इसीलिए लोगों ने ये सोचा कि अगर मैं आज पेट्रोल या डीजल कार परचेस करूँ ना, आगे जाके वो बंद पड़ जाए तो कोई फायदा नहीं होगा, तो बेटर विल वेट, एंड जब ईवी प्रॉपरली लॉन्च होगा तब ईवी परचेस करेंगे। इसलिए बहुत सारे लोगों ने जो कार परचेस करना था वो पोस्टपोन कर दिया। एंड एक सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर हिट हो रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर रिसेशन फेज में जा रहा है, तो क्या होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, अब सोचिए क्या होता है, अपने कंट्री में ऑटोमोबाइल सेक्टर का सेल नीचे जाना स्टार्ट हुआ, 30% सेल्स नीचे गया था, ओके। अब ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसको बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई करते हैं, बराबर है कि नहीं? जैसे कि से फाउंड्री, फाउंड्री जो होती है वो इंजन पार्ट्स बना करके सेल करती है, राइट। पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे एशियन पेंट्स वगैरह कार को जो पेंट्स करते हैं उनका सेल होता है, राइट। देन एम्प्लॉय क्लास, अगर इनका सेल कम हो रहा है तो डेफिनेटली ये फाउंड्री इंडस्ट्री, ये पेंट्स, एम्प्लॉय क्लास और एनी अदर फैक्ट्री, इनका भी सेल नीचे आएगा। तो ग्रेजुअली ये 4 इंडस्ट्रीज का सेल आएगा नीचे, तो इनको जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे थे उनका भी सेल ऑटोमेटिकली कम आएगा अभी।
ग्रेजुअली ओवरऑल इकोनॉमी एक रिसेशन फेज में जाएगी। समझ रहे हो? मतलब एक इंडस्ट्री अगर हिट कर जाए, अगर एक इंडस्ट्री से मंदी या रिसेशन की चपेट में आ जाए, तो बाकी के सारे इंडस्ट्रीज भी ग्रेजुअली रिसेशनरी फेज में आते हैं। ये एक चेन लाइक सिनारियो होता है। ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस ओवरऑल 2016 से लेकर के ऑलमोस्ट 2020 तक इकोनॉमी ऑलरेडी रिसेशन में जा चुकी थी, और उसके बाद आया कोविड। कोविड के टाइम तो क्या एन नंबर ऑफ बिजनेस बंद हो चुके थे, ऑलमोस्ट 1.5 साल लॉकडाउन था, राइट? तो इकोनॉमिक्स में ये पार्ट भी स्टडी करना जरूरी है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ऑन वन हैंड वी फाइंड, मतलब ये जो हमने डेफिनेशन देखा था, इट इज करेक्ट बट इट इज इनकम्प्लीट। ओके, तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने ये कहा कि हमें ये भी स्टडी करना जरूरी है। क्या स्टडी करना जरूरी है? ऑन वन हैंड वी फाइंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैज ग्रोन ट्रिमेंडसली। तो क्या क्या ग्रो हो रहा है? पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, लेबर फोर्स इंक्रीज हो रहा है, न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स हैज बीन डिस्कवर्ड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, न्यू प्लांट इक्विपमेंट्स डेवलप हो रहे हैं on farms and factories and mines. Not only the quantity but the available productive resource has increased, the quality of quality of the goods has also improved, right? Better education, skills, these are all increasing the productivity of labor. So economics is a study of this also. This is on one hand. Okay, on the other hand, that is second part, we know resultant growth or resulting growth in production and income has not been smooth. There are the periods in which output has not only failed to grow but actually declined sharply. तो कब? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 में, या कोरोना पैंडेमिक के टाइम ग्लोबली जो सॉरी प्रोडक्शन या सेल्स नीचे आ चुका था, राइट? So during such period, factories, workers, other productive resources have remained idle due to insufficient demand. तो बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं? इकोनॉमिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं। तो ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है? इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन, एक मॉडर्न डेफिनेशन। ट्रेडिशनल डेफिनेशन हम सिर्फ बात करते हैं रिसोर्सेज की एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स की, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहते हैं कि ये डेफिनेशन करेक्ट है लेकिन इनकम्प्लीट है। तो ऑन वन हैंड यू हैव टू सी ऑल द एडवांसमेंट, ऑन अदर हैंड we have to also see decline in the economic scenario. This is also a part and subject matter of economics. Have you studied? Have you understood actually? तो ये तो हमने just again एक superficial discussion किया हुआ है। तो कल क्या करेंगे? हम actual reading activity start करेंगे। Okay? तो we'll conclude for now. Remaining part of this chapter, मतलब actual जो chapter है वो अपना कल से start होगा। Okay? So we'll continue tomorrow.